बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, 110 अरब रुपए का फ्रॉड कैसे हुआ, कौन कौन मुलव्वस है। कई जाली कंपनियां बनाई गई, जाली सोलर दरामदात, ओवर इनवाइसिंग, जाली शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल, मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस और पैसा जो चीन से सोलर ख़रीदने के नाम पर 10 ममालिक में भेजा गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये सारा क्या मामला है और किस तरह ये सारी कार्रवाई डाली गई। 110 अरब रुपये बताए जा रहे हैं कि ये फ्रॉड है। इसका ऑडिट करने का भी कहा गया था कई सालों से कि इसका ऑडिट किया जाएगा वफाकी हुकूमत की जानिब से, लेकिन इसके ऊपर ऑडिट हुआ या नहीं हुआ अभी तक ये जो मामला है इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट सामने आई है कि नहीं। दूसरी जानब मार्केट की अगर बात करें तो सोलर पैनल और इन्वर्टर की कीमतों की अगर बात करें तो इसमें जो है वो मुनाफाखोरों ने इजाफा कर दिया गया और इल्ज़ाम इसका हुकूमत पर आयद कर दिया कि जनाब उन्होंने इसमें इजाफा किया है। अगर इन्वर्टर की कीमत की बात करें तो 25,000 रुपये इसमें इजाफा, जबकि सोलर पैनल की अगर बात करें तो उसमें 3 से 5,000 इजाफा कर दिया गया है, खुद साख्ता इजाफा। ये सारा क्या मामला है, इतना बड़ा फ्रॉड अभी तक तहकीकात क्यों नहीं हो सकी, क्या मामला है, कौन कौन मुलव्वस है। इतने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई 10 ममालिक में पाकिस्तान से, कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। मेरे साथ मौजूदा सीनियर सहाफ़ी अशरफ महताब साहब और कामर्स की बीट करते हैं, बैंकों की बीट करते हैं, बड़ी ग्रिप है इनकी। वेलकम कहते हैं अशरफ महताब साहब प्रोग्राम में आपको। और मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से तलक रखने वाले एजाज शफ़ी साहब प्रोग्राम में। वेलकम कहते हैं एजाज शफ़ी साहब को। अशरफ महताब साहब, स्टोरी क्या है, 110 अरब रुपये का फ्रॉड है, किस तरह फ्रॉड किया गया, क्या क्या हुआ सारा मामला, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें हमें। बहुत मेहरबानी मियाँ साहब। एक अहम इशू है इस हवाले से, क्योंकि सोलर का आपको पता है बहुत ज़्यादा रवाज होता जा रहा है और पहले हुकूमत इसको करज करती थी, अब डिस्करेज करना शुरू कर दिया उन्होंने। डिस्करेज करना शुरू कर दिया, इसी उसकी वजह है ना, क्यों डिस्करेज करना शुरू कर दिया कि जो अगर मालदारी लोग जो सारे के सारे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, अगर वो सारा सोलर लगवा लेते हैं तो जो बिजली कहाँ देनी है आपने, किसको देनी है जो इतनी ज़्यादा पहले ही है। यानी 4,000 से लेके तो बिजली बच जाएगी, उसकी खपत 40,000 से लेकर 45,000 की कैपेसिटी लगी हुई है, जिसमें निजी पावर हाउसेज जिनके कैपेसिटी चार्जेस हमारे लिए दर्द सर बने हुए, वो देने हमने वो फिर अगर वो नहीं ये सारे सोलर ही लग जाते हैं तो बिजली कहाँ देंगे। फिर ये सोलर जब आप ग्रिड स्टेशन के साथ अटैच करते हैं तो बैक मारता है ये इसका जो आपके ग्रिड स्टेशन है उस पर भी बर्डन आता है, उसके ऊपर भी आता है। और ये बाकायदा एक प्रोग्राम के अंदर जो मुतलका इंजीनियर था उसने मैंने जब उसे सवाल किया तो उसने बाकायदा इसको माना कि ये ऐसी बात है। तो अब हुकूमत ने इसको डिस्करेज करना शुरू किया और उसकी जो कीमत ख़रीद थी ना, जो हुकूमत ख़रीद रही थी जिस पे, उसको बहुत हद तक कम करके 8-10 रुपये पे ले आए, जबकि 29 पे, 30 पे, 35 पे, 40 रुपये पे यूनिट खुद दे रही है हुकूमत। तो ये फ्रॉड इसलिए हुआ कि एक रवाज बन गया एक ऐसा कि भी सोलर चाहिए। तो फिर उस वक्त चूँकि शुरू हुआ था तो तकरीबन 13 कंपनियों की बात मैं करता हूँ जिनके ऊपर ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है जिन्होंने सोलर मंगवाए थे, लेकिन 13 कंपनियाँ कसूरवार निकली हैं। उन्होंने ये सोलर पैनल मंगवाए बाहर से और ओवर इनवाइसिंग की। ओवर इनवाइसिंग ये की कि जितने का सोलर पैनल था उससे ज़्यादा की वो रसीदें बना ली। मकसद उनका ये था कि ओवर इन्वाइसिंग करेंगे तो पैसे बाहर जा सकेंगे ना, हम ये कह सकेंगे कि हमने फलां कंपनी को जिनसे मंगवाए उसे बनाई हुई ना, जाली रसीदें। ओवर इन्वाइसिंग से जब ये सारी तहकीक हुई तो पता चल गया कि जाली थी। और जब उन्होंने 120 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग कर ली और उनको ला के जो है 85 अरब में फरोख्त कर दिया, तो इससे सब पकड़े गए वो कि महंगे मंगवा के सस्ते फरोख्त क्यों कर दिए इन्होंने। यहाँ से पकड़े गए, हाँ यहाँ से फिर पकड़े गए। और उसके अंदर सिर्फ ये लोग मुलव्वस नहीं है, बैंक का अमला भी मुलव्वस है। आप अकाउंट खुलाने जाए हैं ज़रा, कितनी तहकीकात करेंगे आप, बहुत ज़्यादा पैसे कहाँ से आए, आप किसी की वो कोई रेफरेंस देना पड़ेगा आपको जिसका अकाउंट ऑलरेडी पहले है, फिर खोलेंगे। फिर आप ज़रा उसमें 10 लाख रुपये से ज़्यादा अकाउंट जमा करवाएं, फ़ौरन आपको कॉल आ जाएगी, भाई इधर आए ना ज़रा ये बताएं पैसे कहाँ से आए आपके पास। तो यहाँ तो अरबों रुपये की पैसे आए और निकलवाए गए। फिर इसके साथ कस्टम हुकाम भी मुलव्वस हैं, उनके ऑफिशियल ऑफिसर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का अंदिया दिया गया, लेकिन अभी तक सामने बात नहीं कि किन किन के खिलाफ कार्रवाई की है। लंबी दिहाड़ी उन्होंने लगाई है। तो ये अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई नया मंसूबा आता है, कोई पॉलिसी आती है, तो फिर ये जो होते हैं ना अपॉर्चुनिस्ट, ये फिर ढूंढते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से हिसाब लगाना है।
और मनी लॉन्ड्रर तो पहले ही आपको पता है, मनी लॉन्ड्रिंग कई किस्म की पाकिस्तान से होती है। हम हुंडी के ज़रिए पैसा भेज देते हैं, हम हवाले के ज़रिए पैसा भेजते हैं, और वो आपको पता है यहाँ से डॉलर रोज़ाना की बुनियाद पे डॉलर जा रहे हैं, करोड़ों डॉलर जो है जाते हैं महीने में। तो यही वजह है ना कि हमारे मुल्क में डॉलर जो है कम हो जाता है, फिर हम कर्जा लेने भाग जाते हैं, फिर हम डॉलर जो पूरा करते हैं, फिर स्टेट बैंक जो है वो भागदौड़ करता है, हुकूमतें भागदौड़ करती हैं। तो इसको रोकने की ज़रूरत है, लेकिन ये रुक नहीं रहा। अब ये देखा जाए तो इसके अंदर जो इंक्वायरी हुई, ये मुख्तलिफ बैंकों की अफसरों पे मुश्तमिल, कस्टम मुकाम के लोगों पे मुश्तमिल, और इस तरह से और मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। यहाँ पर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो जाज शफी साहब, उनसे भी बात करता हूँ। साथ हमें ज्वाइन किया जनाब ज़फ़र इकबाल कला नूरी साहब, माहिर कानून है, सीनियर कानूनदान, वो भी हमारे साथ होंगे। जाज शफी साहब, ये मामला आपने सुना ही होगा कि इतने बड़े पैमाने पर फ्रॉड और सोलर पैनल की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की गई, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह मेरे भाई ने कहा, ये देखें ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। अभी आपने रिसेंटली अभी बल्कि चल रहा है दूसरा स्कैंडल जो है चीनी का, जी जी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो भी इसी के साथ। देखें ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान को खा रहे हैं। ये सारा उनका किया हुआ सारा ये काम है। अब देखें ना, चीनी में 58 अरब रुपया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप है। वो कहाँ गया, वो क्यों आया, वो किस तरह है? सेम लाइकली ये जो आज आपका टॉपिक है सोलर का, सोलर में भी ये सारे माफिया इन्वॉल्व हैं। अंडर ओवर इनवाइट करके इन्होंने मंगवाए, और बिल्कुल ये बात ठीक है कि उनको मंगवा के जहाँ पर पहले महंगे दामों खरीदते सस्ते दामों क्यों बेचे गए थे, इसकी तहकीकात ये गवर्नमेंट कभी भी नहीं कराएगी। क्योंकि ये वही गवर्नमेंट है बदबूज़दा जिसने गंदम स्कैंडल किया था। 87 अरब रुपए का, वो आज तक उसकी तहकीक ज़रूर हुई थी, जिसमें 2 ब्यूरोक्रेट्स को, जो लोग अक्सर लोग बेनिफिशरी थे, वो सारे आपने देखा था। कातर ने कहा था कि जी अगर मुझे आप कुछ कहेंगे तो मैं सारा आपका वो 47 भी बता दूंगा, अगर आपने मेरे से वो 87 अरब रुपए का हिसाब लिया। तो ये PDM 1, 2, 3, ये रायवन शरीफ, ये जरदारी शरीफ, ये सारा मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा कीमत है। और हमेशा इन्होंने आज की ये स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी आप अगर शुरू में चले जाएं तो कर्ज उतारो मुल्क संवारो, वो अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ। उसके बाद कोई एक स्कैंडल नहीं आया। गाड़ियाँ मंगवाई जाती थी, एक दिन के लिए वो ओपन किया जाता था, अरबों रुपए की गाड़ियाँ आ गई, उसके बाद उसको दोबारा उससे बैन कर दिया जाता था। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए, हाँ, खान साहब ने देखा कि उस वक्त ये सारा IPP का सबसे बड़ा इशू था। IPP को थ्रू करना शुरू किया। इमरान खान का क्या कसूर था कि उसने इन चोरों के ऊपर हाथ डाला था। IPPs हो जाए या जरदारी करप्शन हो जाए या नवाज शरीफ करप्शन हो जाए, तो उसी का नतीजा था कि एक माफिया सारा। आज ये माफिया क्यों बैठे हैं, जिनके नजरियात ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो नजरियात किस लिए, क्योंकि चोर हैं दोनों, और दोनों चोर एक बात पे इकट्ठे हैं कि अगर हम लड़ेंगे तो हमारे ऊपर गिरफ्त आ जाएगी, हमारी पकड़ शुरू हो जाएगी, और उस पकड़ से बचने के लिए ये चोर माफिया इकट्ठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो तहकीकात है, हम तो सिपा सलार से भी बात रिक्वेस्ट करेंगे, आए क्यों मुल्क के अंदर इस तरह की करप्शन अरबों खरबों रुपए की। आपका ख्याल है, आपको और मुझे पता है, उनको नहीं पता, क्यों वो एक गैर जानबदाराना कमीशन क्यों नहीं बनाते? कहाँ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? माजरत के साथ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही ना हो जाए। तो उनको नहीं ये नजर आ रही चीजें कि ये माफिया क्या काम कर रहा है। ये माफिया ने जब भी मुल्क के अंदर आए हैं, इन्होंने हमेशा ही इस तरह के बड़े बड़े करप्शन के, IPP क्या था, IPP भी सारा इनका बनाया हुआ एक बहुत बड़ा करप्शन का गढ़ था, जिसकी पेमेंट थी। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जो पब्लिकली आप शो ना कर सकते हैं। वो वाहिद एक एग्रीमेंट थे जो IPP के थे, जो पब्लिकली डिस्प्ले नहीं हो सकते। वो वाहिद एग्रीमेंट थे जिसकी पेमेंट आपने डॉलर्स में करनी है, पाक रुपये में नहीं करनी, डॉलर में। तो मैं समझता हूँ कि ये फील्ड मार्शल साहब से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए हमें, और चीफ जस्टिस साहब से भी, कि ये अगर ये इस तरह चलेगा तो इस वक्त पाकिस्तान इस तबाही के ध्यान पे पहुँच गया कि जैसे करप्ट, चोर, लुटेरे, डाकुओं के हुक्मरानी में,
तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, ये हम खुदा ना खास्ता ये इतनी कुर्बानियाँ दे के हमने पाकिस्तान ठीक, एजाज शफी साहब साथ ही रहिएगा। मैं ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब, एक बड़ा मामला है, बड़ा करप्शन का स्कैंडल है और इसके ऊपर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई, 110 अरब रुपए का ये फ्रॉड है। और फ्रॉड बुनियादी तौर पर ऐसे ही किया गया कि जाली सोलर दरामदात की गई, कंपनियां बनाई गई, जाली रसीदें बनाई गई और अभी तक जो है वो उस तरह जिस तरह होनी चाहिए कार्रवाई या उस तरह नहीं हुआ। अभी तक कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है इस मामले के ऊपर। जी, मैं आपको पहले तो पर्टिकुलरली ये जो इंसिडेंट हुआ है और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है सोलर पैनल के, इसके हवाले से बात कर लेते हैं। फिर मैं जनरली भी आपको बताता हूँ ये वाइट कॉलर क्राइम जो है और ये मनी लॉन्ड्रिंग है, इसका हल क्या है। जी, इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो ये जो एक स्कीम थी, इसके तहत ये जो ना मनी लॉन्ड्रिंग जो की गई है, आपने बताया कि 111 अरब रुपए की हुई है। ये अभी ना 1 अगस्त 2025 को कस्टम्स के ये जो इनकी टेरिटोरियल अथॉरिटी है ना जी, इन्होंने एक फैसला किया है और इन्होंने ऑडिट के बाद 13 अरब बरामदगान को जो है ना बरी कर दिया। इसके अंदर जुर्माने करने के बाद वो जुर्माने की रस्मी नतायज अपीलों और फौजदारी कार्रवाइयों के फैसले पर मुनहसर होंगे। इस का मकसद ये है, जो मैं कुछ इस्लाही बातें करना चाह रहा हूँ और लॉ के हवाले से बात करता हूँ कि इसका हल होना क्या चाहिए। देखिए, एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2010 का, एक कस्टम एक्ट है 1969 का, इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट भी है। इसके तहत जो है ना मुकदमात जो है ना वो दर्ज होने चाहिए जो कि नहीं हुए। जुर्माना शुदा अदारों के नाम सरकारी गजट और वेबसाइटों पर शाया किए जाने चाहिए कि सरकारी प्रोक्योरमेंट से आर्जी तौर पर तो इनको नाकाबिले जो है ना इनकम्पिटेंट और इनको करार किया जाए कि इनसे माल नहीं लिया जाएगा। स्टेट बैंक जो है मुतल्लिका बैंकों के जो CFT और AML इन साइट इम्तहानात के एग्जामिनेशन करें इनकी, और जहां भी KYC, EDD या ट्रेड मॉनिटरिंग से खामियां हो वहां पाबंदियां और इस्लाही अहकामात जारी करें। निगरानी और कंट्रोल के लिए सोलर पैनल के HS कोड के लिए बेंचमार्क और हवाला कीमतें और वैल्यूएशन रूलिंग नाफिज की जाए। प्री शिपमेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन लाजमी हो और शाहिद ये जिसमें VBOX और PSW में अपलोड किए जाए। अदायगियों में रजिस्टर मुमालिक जिनमें है इनमें इनवॉइस और बेनिफिशियरी अहम किरदार लाजमी है। खासतौर पे दुबई और चाइना जो 2 ममालिक ऐसे हैं, इनसे ना प्री वेरिफिकेशन करनी और इनसे कोऑर्डिनेशन करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो कौन करेगा जी कलानूरी साहब, ये किसने करना है? इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा कुछ करना किसने है? और अगर ये आपका एक अदारा है जिसको आप FIA कहते हैं, मैं समझता हूँ इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर FIA बुनियादी तौर पर करे, उसके साथ कस्टम्स को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, FBR को भी और स्टेट बैंक को भी, ताकि आइंदा ये काम ना हो। यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि इम्पोर्ट जो है वो बेसिकली चाइना से हुई है और 14 ममालिक हैं जिसके अंदर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके जो है ना वो बेच दी है। अब मसला ये है कि हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं ना वो वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर उनकी बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं हुई। आज एक बटन दबाने से पैसा वहां तक जाता है और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाए वो डेढ़ के रख देते हैं। और इस सूरत में ऐसे लोग जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं ली जाती, कोई पूछ परछ नहीं की जाती, वहां पे उनके अकाउंट खोल लिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे अदारे अगर हमें नहीं बोलना चाहिए कि अभी हम सेटअप से निकले हैं और वो ग्रे लिस्ट से निकले हैं, कुछ शरायत है। अगर हमने ये ना किया तो उसके अंदर भी दोबारा जो है ना आप घुस जाएंगे। और ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह से, सफर कौन कर रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम करते हैं। वो महंगे सोलर एनर्जी पैनल है, कुछ कीमतें उन्होंने बढ़ाई, कुछ इन्होंने लगा दी, रगड़ा तो हम खा रहे हैं। तो सजाएं मुस्तकिल तौर पे कोई नहीं मिलती, ना उसका कोई हल निकाला जाता। इस तौर पे इसको सोचना चाहिए और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, गवर्नमेंट पे सारा काम को छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है जी, साथ ही रहिएगा। अशरफ मुताज साहब, एक तो ये बता दें कि इसमें कोई गिरफ्तारियां हुई हैं, कोई पकड़े गए हैं लोग? जी बिल्कुल, थोड़ा सा इख्तलाफ रहेगा। ये PTI के भाई ने जो बात की है, मैं ये समझता हूँ जब एक अवामी मसला हो या इस तरह का मसला हो तो उसमें सियासत नहीं आनी चाहिए, बात सीधी सी होनी चाहिए। अब ये कहते हैं जी सारा कुछ इनके दौर में हुआ है, निजी जो पावर कंपनियां लगी हैं, इनके दौर में जो उमर अयूब साहब थे वज़ीर पानी और बिजली, उन्होंने कितने सारे मुआहदों को रिवाइज़ किया था, नज़रसानी की थी, दोबारा उनको मुआहदे किए थे।
वो रोक लेते, वो उनको ना आगे इजाज़त देते तो वो कम से कम वो तो 8, 10, 15, 20 निकल जाती ना बीच में कंपनी। लेकिन क्या हुआ फिर, अगर ये कहते हैं जी करप्शन की, तो फिर उमर अयूब साहब ने क्यों उनको दिए और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा जी बड़ा खुश हूँ जी, इन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया है। तो ये सियासी बयानात की हद तक तो ये ठीक है जी, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये चोर है फलां, पकड़ा भी इन्होंने है। ये किसने पकड़ा है? ये 45 मुलजम गिरफ्तार जो किए ये इसी ने किए ना। ठीक है, 13 कंपनियां के ये 111 अरब रुपए का जुर्माना भी इन्हीं को हुआ। इनके सारे जो 327 कंटेनर थे वो जनाब कब्जे में ले लिए। जब ये सारा कुछ हो रहा था उस वक्त दारे खामोश क्यों थे? उस वक्त दारे इसलिए खामोश थे कि हमारे यहाँ पे एक रिवाज बन गया कि जब कहीं से कोई धुआं निकलता है ना, हम उस वक्त उसको बुझाने नहीं जाते, ना उसकी मदद के लिए 11122 को बुलाते हैं, यानी कि जो मुतलका दारे होते। जब जो मकान को आग लग के आधा राख हो जाता है ना, या अब सारा, फिर हम भागते हैं। जब सर पे पड़ती है दूसरे लोग कहते हैं जी फिर बात नहीं। चीनी का मामला देख लें, इस तरह मादी के काफ़ी सारे मामला है। मतलब पीटीआई के दौर में भी ऐसा होता रहा है, कोई ये दूध के धुले हुए थोड़े हैं, पुराने। तो ये जब वो कोविड आया था तो इनके जो वजीर थे, वफाकी वजीर, उन्होंने क्या किया था, चाइना से दवाइयाँ मंगवा के इंडिया भेज दी थी, यहाँ लोगों को दी नहीं है। लेकिन उनको हटा भी दिया था। नहीं हटाना, ये क्या सजा की क्या दी थी? यानी करप्शन करके आप ले जाओ और कहो जी जाओ जाओ घर चले जाओ, ये कोई तरीका है? जैसे ये कहते हैं फिर उनको सजा देते। फिर इनका जो वजीर पेट्रोलियम था नदीम बाबर, नदीम बाबर साहब जो थे वजीर पेट्रोलियम रहे हैं, उन्होंने क्या किया, दुनिया में पेट्रोल कह रहे थे मुफ्त ले जाएं हमसे, पैसे भी ले जाएं, उन्होंने पाबंदी लगा दी पीएसओ पे और खुद खरीदा क्योंकि उनकी अपनी कंपनी थी। और बाद में क्या हुआ, 25 पे कम किए। एक लीटर पेट्रोल नहीं किसी को मिला। जैसे ही 25 वो वापस हुए, धड़ाधड़ बिकना जो सारी प्राइवेट कंपनियों ने जवाब ले लेते हैं। तो ये क्या, सियासी बयान नहीं होना चाहिए, सीधी बात करनी चाहिए। आपके ऊपर इल्जाम है कि सियासी बयान है ये आपका, कि ये चोर है, ये डकैत है, ये साथ है। जी बोलिएगा। मियां साहब अगर वो सजा दिए तो मुझे बता दें किसी को। मियां साहब अगर मुझे अलाउ करें, आपको इजाजत है जी, बोलें आप। मियां साहब जी मियां साहब, इसमें असल बात मेरे भाई को शायद पता नहीं है कि जितनी जजा उसमें हुई या हमारे पीटीआई दौर में हुई है, शायद ही किसी उसमें हुई हो। बाकी जहाँ तक चीनी का स्कैंडल हो, ये पोलिटिसाइज वाली बात नहीं है। ये तो मैंने इनको शायद बड़ा दुख लगा है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो गलत है। चीनी स्कैंडल कब हुआ है, गंदम स्कैंडल कब हुआ है? अब बाकी आपके दौर में चीनी बरामद हुई, फिर चीनी दरामद हुई। जी चीनी बरामद। उमर अयूब साहब ने क्यों वायदे वो रिवाइज किए जो अगर गलत था निजी कंपनियों में? मेरी मोहतरम भाई सुन लेते हैं, बोल रहा था कायदे इख्तिलाफ हैं आपके पूरे। आप थोड़ी सी मेरी बात हमत से सुन लेना। जी बात में नहीं हुआ था। अर्ज ये है कि उमर अयूब ने अगर किए थे तो उमर अयूब ने ही ये कहा था कि ये मुआहदे आप टर्मिनेट करेंगे, वो उनकी शिक थी। अगर आप टर्मिनेट करेंगे तो आपको बिलियन में आपको फाइन पे करना पड़ेगा। बिलियन में फाइन पे करने की बजाय ये किए गए थे। ये उमर अयूब ने ये नया मुआहदा कोई नहीं किया था। उमर अयूब ने या इमरान एक कंपनी का मुआहदा खत्म हो जाता है तो रिवाइज क्यों करते हैं उसको? जवाब ले ले पूरा। आप मेरी अर्ज सुनेंगे तो फिर है ना, आप ऐसे इंटरप्ट करते रहेंगे तो फायदा कोई नहीं। आपको बहुत शौक है, बाद में बोल लीजिएगा। लेकिन अर्ज ये है कि जो पीटीआई दौर का कोविड का कह रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट हुई है तो वो पीटीआई दौर में हुई है। ये इस बात को भी सुन लें, ठीक है ना? शायद आपकी मेमोरी शॉर्ट है या क्या। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है तो वो मर्द मुजाहिद इमरान खान ने ही कराई थी एक्सपोर्ट, और उसने शार्ट वो लॉकडाउन किया था, परमानेंट लॉकडाउन नहीं किया था। बाकी आप दवाइयों की जो बात कर रहे हैं, उसी दौर में उनको टर्मिनेट और उसके ऊपर फाइन और सारा उसका जजा सजा हुई थी। पता नहीं ये स्कैंडल जो है ये गवर्नमेंट के अपनी जो मौजूदा बाकी हमने तो 1.5 साल गवर्नमेंट की है पीटीआई ने। बाकी तो 1985 से पीछे ना जाए, आज तक जो गेम खेली जाती है पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग, तो स्कैंडल बताने में कोई जुर्म नहीं है। जो स्कैंडल हमारा है हमें बताएं, लेकिन जो चीजें हो रही हैं वो हकीकत में ही अभी तो ये अभी और बेशुमार स्कैंडल्स आने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोगों के ऊपर नहीं, उन गवर्नमेंट के ऊपर और वो जो अफसरान थे या जो हुकूमत है, सबको कटहरे में लाना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं। जिस तरह गंदम स्कैंडल में 2 ब्यूरोक्रेट्स को सस्पेंड करके बाद में उनको उधर भेज दिया गया, बाहर जाके वो हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, इस तरह इस स्कैंडल्स को भी ना किया जाए। जो लोग जो गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सबको कटहरे में लाना चाहिए।
मैंने जो मैंने गलत बात नहीं की और मैं उस पर स्टैंड भी कर रहा हूँ कि वो 2 बंदे, आप देख रहे हैं रिकॉर्ड में, 2 बंदों को सस्पेंड किया जी, एक सेक्रेटरी और दूसरा। क्या सेक्रेटरी ने गंदम के एग्रीमेंट किए थे? क्या सेक्रेटरी ने गंदम मंगवाई थी? क्या सेक्रेटरी ने सारा इंपोर्ट की थी गंदम? नहीं। उस वक्त की जो हुकूमत थी वो शहबाज शरीफ PDM 1 की हुकूमत ने उसको एग्रीमेंट को साइन किया था, PDM 2 ने इम्प्लीमेंट किया था, PDM 3 तक वो चला, कुछ नहीं हुआ। ये स्कैंडल भी, अगर अभी बात कर रहे थे कि जो उनके खिलाफ इंक्वायरी हो गई है, बंदे पकड़ लिए, बंदे पकड़ने से नहीं होगा। अगर जब तक जो असल में कल्प्रेट हैं उन तक नहीं जाएंगे तो ये हिम्मत। बिल्कुल ठीक है। याशफ साहब एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद दोबारा इसी मामले के ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन एक बड़ा करप्शन स्कैंडल और बड़े मनी लॉन्ड्रिंग की गई अरबों के हिसाब से, इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। जी अशरफ मुमताज़ साहब। जी बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ, ये एक फ्रॉड नहीं है, इस तरह के कई फ्रॉड हैं और मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अभी रिसेंटली एक स्कैंडल सामने आया है कि जो समुद्र पार पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी कि अगर वो 3 साल वहाँ कहीं मुल्क में रहते हैं, उस 3 साल के अंदर वो 70 दिन वहाँ पे क़याम करते हैं, तो एक गाड़ी वो अपनी फैमिली के लिए तोहफा कर सकते हैं, बाप को दे सकते हैं, भाई को, बहन को, खूनी रिश्ता जो है, या वो खुद लेके आ सकते हैं बैगेज के तौर पे। पर्सनल उसको क्या ले बैगेज कहते थे। उसमें बड़ा बड़ा फ्रॉड नज़र आ गया सामने। और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ करोड़ों की, 10 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़, जिसके ऊपर ड्यूटी कितनी बनती है, 4-4, 5-5 करोड़ पे ड्यूटी बनती है। तो उसमें क्या हुआ कि एक पासपोर्ट पे एक गाड़ी की जब 3-3 भी आए हैं। ये एक नया स्कैंडल सामने आ गया है। इसी तरह से मतलब और जो कोई डिज़र्व भी नहीं करता उसका मतलब पासपोर्ट ले ली, कापी लेके तो गाड़ी जो है दरामद कर ली और मनी लॉन्ड्रिंग कर दी। यहाँ से पैसा भेजा, मनी लॉन्ड्रिंग के दिए, उसके अकाउंट में गया, वहाँ से उसने आगे भेजा, गाड़ी खरीदी, यहाँ आ गई और साबित किया जी ये तो हम उस पॉलिसी के तहत ला रहे हैं। तो उसमें से क्या हुआ, खजाने को नुकसान हुआ। मतलब भाई ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो मंगवाते हैं, कोई आप मंगवा सकते हैं? आपकी जरूरत है कोई 12-14 करोड़ की गाड़ी मंगवाने? मेरी जरूरत है, किसी और की है? कौन लोग हैं ये सारे सियासी लोग हैं, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारे बड़े बड़े लोग हैं। उन्हीं के पास अब देखते नहीं सड़कों पे कौन जाते हैं रोज़, घूमती फिरती गाड़ियाँ, चमचमाती इतनी कीमती गाड़ियाँ जो है लोगों के ऊपर पानी गिराती जाती है बारिश के अंदर। ये किन लोगों की हैं? तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? उनके खिलाफ भी अभी जी हम गाड़ियाँ पकड़ ली। अब वो जो जिसने आगे खरीद ली गाड़ी, उसका क्या कसूर है जी? वो गाड़ी खरीद ली, आगे यहाँ से मंगवाई, पहले वहाँ से 4 करोड़ बचाया, उसके बाद उसको महंगा बेच के तो वो बांट ली इसे। उसमें कस्टम क्लियरिंग एजेंट भी है, शामिल है उसमें, और इसके अलावा वो कस्टम के लोग भी शामिल है। अदारा सरकारी इदारे के, तो आप देखेंगे अंधेर नगरी मच गई है कि कभी कोई खौफ होता था रिश्वत लेने में, अब तो सरेआम मांगते हैं रिश्वत। अभी ये कल की बात आप सुने, मुगल आई हॉस्पिटल से ये सोशल सिक्योरिटी पंजाब के बंदे 4 लाख लेके आ गए वहाँ से जाके रिश्वत। वो सदर जो है लाहौर माने संतो तजारत, उन्होंने डंडा किया, उन्होंने सारा कुछ किया, वो 4 करोड़ कल देके हैं वापस उसको जाके, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। इस तरह तो ये आलम हो रहा है कि ट्रस्टी अस्पताल है, खराती अस्पताल है, खराती इदारा है, लोगों की खिदमत कर रहा है, तो उसको भी नहीं छोड़ रहे ये इदारे। तो ये सबसे बड़ी ये चीज़ें जो है ना, ये चेक लगाना है आपने, ये सरकारी इदारों के ऊपर लगाएं। इन्हीं से गुजर के जानी, पानी पुलों के नीचे से जाता है ना, ऊपर से थोड़ा जाता है। तो ये जो सरकारी इदारे में बैठे हुए उनको, जैसे इन्होंने मिसाल दी, 2 सेक्रेटरी पकड़े, उनको बाहर भेज दिया, ये तो फिर समझते हैं कि ये तो कमाने वाला पुत्र है। जो करप्ट आदमी है उसको एक जगह से हटाते हैं, 1 महीना 2 महीने सस्पेंड करते हैं बड़ी अच्छी जगह पे, फिर वो जाके पोस्टिंग ले लेता है। और कौन लगाता है उसको, कौन कराता है? ये सारे मिल मिला के कराते हैं ना, इसमें सारे ऊपर वाले भी शामिल हैं। जिस चीज़ को वो नवाजता है वो लोग जो है उसकी सिफारिश करते हैं, जहाँ पे पैसे देने होते हैं पैसे दे के भी लगवाते हैं वो। तो ये सारा जो मामला जो बिगड़ा है, ये इसी वजह से बिगड़ा है। 327 कंटेनर कब्जे में लिए। अब वो कह रहे हैं जी 1.5 अरब रुपए के जो कंटेनर बच गए थे सोलर, उनको हम नीलाम करेंगे 1.5 अरब के, और 111 अरब के उनको जुर्माने डाले हैं मुलजम 45 जो है। अच्छा, ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं ये कौन लोग हैं? ये वही जो जाली कंपनियां बनाई थी जिन्होंने। नहीं, ये कोई उनके मुलाजमीन है या उनके कुछ उनमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो अपने उन्होंने मुलाजमों को फंसाया है, लोगों के शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए हैं, उसमें कई लोगों के शनाख्ती कार्ड उसमें इस्तेमाल हुए हैं। वो जाके बैंक अकाउंट खुलवाया तो तस्दीक क्यों नहीं की गई भाई?
वैसे आप जैसे उन्होंने भाई ने भी बताया था अभी कलान वाली ने, आपको भी पता है कि मैं अगर एक बैंक में अकाउंट खुलवाने जाता हूँ, एक आम आदमी बिल्कुल लेमैन, तो कितनी चीज़ें उसको पूरी करनी पड़ती हैं, सारा कुछ देना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करके फिर वो 45 अरब रुपये उन्होंने जमा करवाए उसमें, और अरबों रुपये जो निकाल के वो बाहर भेज दिए उन्होंने। कैश जमा करवाया गया बैंकों के अंदर और पूछा ही नहीं गया 45 अरब आए कहाँ से है भैया, आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जाली रसीदें, जाली कागज, जाली दस्तावेज बना के वो सारी कंपनियां बनाई, मतलब बैंकें भी इसमें शामिल हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बैंक के लोग शामिल हैं, उन्होंने भी मिली भगत की। बैंकों को ये शौक होता है डिपॉजिट आ रहा है जी हमारे पास, खाक डिपॉजिट आ रहा है, मुल्क भी बदनाम आ रहा है, मुल्क भी बदनाम हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। और दूसरा ये कि आपकी जो अमानतों के अमीन कहलाते हैं बैंक, इनके ऊपर भी कदर आई कि ये किस तरह के अमीन है यार के लूट के ले जा रहे हैं लोग, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और इनको रोक ही नहीं रहे। इससे मादी में भी आपको पता है कि बड़े बड़े बैंकों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के कई ब्रांचें बंद हुई हैं। आपके अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े बैंक की ब्रांच बंद हुई थी, किस लिए? मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, पकड़ी गई है, उन्होंने न्यूज़पेपर किया बैंक की जो है बंद, लेकिन यहाँ पर और जुर्माना डाला बड़ा अच्छा खासा। जफर इकबाल कलानूरी साहब, यहाँ पर जो है वो सजा नहीं दी जाती, इस तरह यही वजह है कि बार बार इस तरह के फ्रॉड, स्कैंडल्स, करप्शन मामला सामने आते हैं। अभी यहाँ पर अमेरिका की एग्जांपल दी गई कि वहाँ पर एक बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थी तो उसको बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर तो अगर इतने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और सोलर पैनल के नाम पर, तो फिर इसमें बैंकें भी तो शामिल है ना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। सर जी देखें, ईमानदारी की बात यह है कि जब से ये मुल्क बना है आज हमें 78 साल हो रहे हैं, इसमें तो हमने कुरान पाक के नाम पे भी लोगों ने जो ना लोगों को लूट लिया गया है, ताज कंपनी के नाम पे, कभी कोऑपरेटिव का स्कैंडल, कभी कोई एक स्कैंडल दूसरा स्कैंडल, वो रुकने में नहीं आते। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे एहतसाब का जो अमल है ना जी वो गैर मुनसिफाना है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक होनी चाहिए, ये जो बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं ये कंट्रीडिक्टरी काम करती हैं, और एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, सबका होना चाहिए। यहाँ पे जो एक जमात हुक्मरान बनती है वो दूसरी का एहतसाब करती है, कभी अक्रॉस दी बोर्ड ये बात नहीं हुई। और जो सबसे चालाक लोग हैं ना वो मैं समझता हूँ वो पीछे बैठे हुए ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये हर एक को मत देते हैं उल्टे फिल्टे काम करने की, इनको कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा। और एक बहुत बुरा पहलू ये है, ये जो कहते हैं ना कि प्ली बार्गेन कर लो, 1 अरब रुपए का फ्रॉड किया, उससे 20 करोड़ रुपए लिए, उसकी छुट्टी करा दी। जब तक लोगों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी और एहतसाब का अमल मुनसिफाना और लगातार और सब अदारों का होगा, कोई जो है ब्लू आइड बेबी नहीं होगा, उतनी देर तक इधर कोई इंसाफ नहीं होने वाला। वरना मुख्तलिफ शक्लें लेके वही लोग आ जाते हैं, कल के वो मुलज़म हैं, अगले दिन के वो हीरो होते हैं। यही सिलसिला इस मुल्क के अंदर चलता चला जा रहा है। और ये एक कोई केस नहीं है कि जिसके अंदर अवाम के साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन कभी तो कोई एग्जाम्पल बना दें ताकि आइंदा कोई जुर्रत ना करे। जफर इकबाल कलानूरी साहब, पाकिस्तान के अंदर अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो जाए तो आप हमें बताएं कि कितना सख्त कानून है, सजा क्या है? सर जी ये जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पे कानून है ना, उसके अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट किसी बंदे को दी जा सकती है ना, वो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। लेकिन वो होनी कहाँ पे है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इतनी बुद्धि इन्वेस्टमेंट करती हैं। और मुझे ये कहने दीजिए, जितना बड़ा चोर है उतना बड़ा वकील कर लेता है, वो उसको लंबा करता रहता है और चलाता रहता है, और वक्त के साथ वो चीजें वही हो जाती हैं। फिर एमएनएसटी स्कीमें आ जाती हैं, लोगों को माफी मिल जाती है, लोग भूल जाते हैं, और जो रगड़ा खा जाते हैं वो मासूम और सादा लोग जो है, वो अवाम है पाकिस्तान की, वही सफर करती है और वो करती जाएगी। किसी को कोई सजा कहीं नहीं मिलती। और मैं बताऊं, कोई बाहर के मुल्कों में भी कोई आइडियल कवानीन कोई नहीं है। यहाँ से दुनिया जो लूट के पैसे बाहर ले जाती है वो भी साथ मिलते हैं तो लेके जाती है ना जी। वो भी कहते हैं जी आराम का पैसा हमारे मुल्क में आए तो खैर है, वो भी वेलकम करते हैं। हमें इंटरनेशनली इसके ऊपर जो है ना यूनिवर्सल एक कानून बनना चाहिए और एक दूसरे से ताउन होना चाहिए। यहाँ से जाके सेफ हेवन में लोग चले जाते हैं। क्या स्विट्जरलैंड के बैंक ऐसे नहीं थे, वहाँ पे हैं? क्या केमन आइलैंड वगैरह पे ऐसी महफूज जगह नहीं बनी हुई जहाँ पे सब वेलकम है? ये बड़े अच्छे अच्छे तरक्की याफ्ता ममालिक बड़ी बातें करते हैं, कोई नहीं, सारे दुनिया के चोरों के पैसे जो है उनके पास ही महफूज है। ये इंटरनेशनली एक फिनोमेना है जो दुनिया को अब खा रहा है। और हमारे मुल्क में अंदर ये कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि यहाँ पे करप्शन है, वो बढ़ती जा रही है। जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क बनाया था वो बिल्कुल भी हल नहीं हुआ। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक इंतहाई ईमानदार, अच्छे और बड़ी आदमी थे, सारा कुछ कौन को देखे गए। अच्छे माँ बाप की बुरी औलाद होते हैं, वो हम साबित हुए हैं। दुनिया का बेहतरीन मुल्क है जिसको बर्बाद करप्शन ने कर दिया। करप्शन इज मसला नंबर 1 इन दिस कंट्री। इसका जब तक टेक केयर नहीं करेंगे
हम आगे नहीं जाने वाले। कर्ज ले लेके आप खा रहे हैं और उन पैसों को भी खा गए हैं, कोई डेवलपमेंट स्कीमें नहीं बनी, किसी को पकड़ने वाला ही नहीं है। और ये सारे पैसे हमारे यहाँ, अगले दिन भी आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम था, नई नई एजेंसियां बनाई जा रहे हैं, पहले वाले को स्ट्रॉन्ग कोई नहीं करते, वो अपने इंटीरियर के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, नई कीमती गाड़ियां ले रहे हैं। उस मुल्क में जो मकरूज अवाम है, ये प्रोटोकॉल खत्म करे खुदा के वास्ते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, साथ ही रहिएगा। जब तक नहीं होगी नीचे कोई नहीं काम ठीक होना, बड़े लोगों को सजा मिलेगी तो मामला ठीक होगा। बिल्कुल ठीक। एजाज शफी साहब, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर बात की गई है, हमारे सीनियर साफ़ी अशरफ मुमताज़ साहब, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत अब जो है वो सोलर पैनल लगाने के लिए जो है वो डिस्करेज कर रही है, नहीं कोशिश कर रही है कि लोग ना लगाएं। तो लोगों अवाम का क्या कसूर अगर वो सोलर पैनल लगाते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? साथ है एजाज शफी साहब? ठीक है अशरफ मुमताज़ साहब, लोग फिर क्या करें अगर लगाते हैं, बिजली का बिल उनको कम आता है, अगर वो सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो फिर उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए हुकूमत की जानिब से। नहीं, मैं यही तो चाहता हूँ कि अगर फिर करने लगाऊं, जी, एक जी। बात मैं कहना चाहता हूँ, इस मुल्क में आज तक जो है ना सोलर पैनल असेंबल करने की इजाजत नहीं दी गई, हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों नहीं कराते, यहाँ पे असेंबलिंग क्यों नहीं होते? अगर हम ये काम करें तो बहुत सारे मसलों से हम बच सकते हैं, सस्ती सोलर एनर्जी मिल जाएगी लोगों को। बिल्कुल जी। अशरफ मुमताज़ साहब, आप जवाब दे देना। क्या सवाल क्या था आपका तरफ? सवाल तो मेरा ये था कि आपने खुद ही बताया कि इस वक्त हुकूमत वो उस तरह नहीं चाह रही, हाँ जिस हाँ, तरह शुरू में लगा मैंने रहे थे। आपको सीधी सी बात बता दी ना कि कैपेसिटी चार्ज ऐसा फंदा तैयार हो गया जो कि हमारे गले में यहाँ पे आ नहीं, गया। वाम फिर क्या हड्डी करे? वाम किधर जाए? अवाम, मुझे ये बताया ना कि अवाम को कोई सोचता है। अवाम को तो हर साल बजट आता है तो उसमें कहा जाता है जी अवाम दोस्त बजट है, रिलीफ देंगे। तो अवाम के लिए तो वो सिर्फ दो लफ्ज़ ही होते हैं, अवाम दोस्त और रिलीफ। उसके अंदर आपको सामने ही आपको क्या रिलीफ मिला है? चीनी की कीमतें बढ़ी, आटे की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। अब ये मतलब है बाकी घी जो है वो सस्ता हुआ है दुनिया में, यानी उसके में जो पाम ऑयल आता है जो उसकी यहाँ पे कीमतों को कमी हुई है, वो अच्छी खासी 20-25% कमी हुई है, तो यहाँ बढ़ा दी गई है कीमत। किसी ने पूछा उनको? मैं ये कहता हूँ कि ये जो बात करते हैं सियासतदान सियासी स्कोरिंग के लिए, इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो सियासतदान है आज आप देखें यहाँ हैं, यहीं से निकलेंगे अगली कोई नई पार्टी आएगी उसमें घुस जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे फिर कोई नई हुकूमत आएगी उसमें घुस जाएंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं ना, ये अपना रास्ता तलाश करते हैं, इस बेस पे तलाश करते हैं, माल है इनके पास, पैसा है यार, लगाते हैं वो पैसा। मैं जैसे ये इसमें कानून ये तो होना ही नहीं चाहिए, प्री बेनिंग का कानून नहीं होना चाहिए। पैसे रिकवर करें, जायदाद उसकी करें, उसको सजा दें, नमूना बना दें ताकि कोई ऐसा ना करे। अगर 1 अरब रुपया मैं ले गया हूँ और मैं उनसे कहता हूँ जी प्री बार्गेनिंग कर ले मुझसे वो 70-80 लाख ले लेते हैं या 70-80 लाख ले लेते हैं, तो 20 का तो मुझे फिर भी फ़ायदा होगा, मुझे सर्टिफिकेट देते थे, क्लियर करके भेज देते हैं। तो कानून की अमलदारी, कानून किताबों में मौजूद है, इनके लिए जो बड़े बड़े सख्त कानून है जी, हमारे ये है जी वो है, लेकिन किस पे लागू होते हैं? एक आम आदमी गरीब के लिए। एक वो कहावत नहीं बनी, कानून मकड़े का वो जाला है जिसमें छोटे छोटे अशरात फंसते हैं, बड़ा जानवर फाड़ के निकल जाता है। तो ये जो बड़े जानवर हैं, बड़ी मछलियाँ हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। ये जो पोल्ट्री फार्म है, इसमें जो चूज़ा पैदा होता है, एक दिन के चूज़े के ऊपर 10 रुपये टैक्स लगा दिया है। एक दिन का चूज़ा जैसे ही पैदा होकर आएगा, चूचा करेगा, 10 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। बड़े बड़े हाथी हैं, उन पर तो कोई नहीं लगा। मिसाल देने की मतलब है कि आम आदमी पे, गरीब पे आप सेल टैक्स की शरह बढ़ा रहे हो, आप उसके और नित नए उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। लेकिन जो वो मगरमच्छ हैं जो अरसा दराज से 75 साल थे, साबे सीयत हैं, उनके पास पैसे हैं, वो पकड़े नहीं जा तो रहे। वो उनको क्यों नहीं यार ला रहे नेट में? उसको नेट में क्यों नहीं, उनसे टैक्स क्यों नहीं ले रहे? जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगी, 25 करोड़ का मुल्क, 1.25 करोड़ 2 करोड़ जो है कनेक्शन है उसके अंदर, 1.25 करोड़ से ज़्यादा कमर्शियल कनेक्शन है। तो कमर्शियल का मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज़ होता है ना, उसमें कोई कमा ही रहा है ना। तो वो क्या दे रहे हैं हमें सिर्फ 20-22 लाख एक्टिव टैक्स पेयर है जो टैक्स दे रहे हैं, जो उसमें आप शामिल हैं, मैं शामिल हूँ, यानी तनख्वाहदार तबका 600 अरब रुपए के करीब का टैक्स दिया है। और जितने दरामद कुनिंदगान हैं, बरामद कुनिंदगान या ये जो कह लें कि सो कॉल्ड ताजर जिन्हें हम कहते हैं, ये जो होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनका कितना 70-80 अरब रुपए का टैक्स है। अब उसका ज़रा तकाबली ज़्यादा लेना कि जो तो आपके गड़े की मच्छी है, दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि मुलाजिम तो आपके वो तनख्वाह तब देनी है, पहले टैक्स काटना है। ताजर को सहूलत है कि वो साल बाद जो भी लिख के दे दे, उसके ऊपर जितना टैक्स है वो ले ले। तो जब तक ये तफरीद ख़त्म नहीं होगी और वसाइल का रुख
बजाय उन बाबुओं की तरफ मोड़ने के, शराफिया की तरफ मोड़ने के, सियासतदानों की तरफ मोड़ने के, आप अवाम की तरफ नहीं मोड़ेंगे तो अवाम बेचारे पिसते रहेंगे। अब देखें कितनी कितनी तनख्वाहें बढ़ा ली पार्लियामेंटेरियन ने। वो मिसालें देते थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसालें देते हैं जब ये कहते हैं इबादत सियासत, सियासत को इबादत समझ के करते हैं, इबादत में ये माल होता है। और वो जब उनको हज़रत सिद्दीक़ अकबर को कहा गया जी आप काम ना करें, हुकूमत के काम डिस्टर्ब होते हैं, आप पैसे ले लें खजाने से, तो उन्होंने कहा जी क्या देंगे? उन्होंने कहा जी मैं इतने जितने आपकी जरूरत है। उन्होंने नहीं, जो मजदूर की तरह है, जो एक मजदूर लेता है उतने मैं लूंगा, मैं उससे कोई अफजल तो नहीं हूँ। बिल्कुल। तो ये जरा मुझे एक MP MNA को दिखाया जो लेता हूँ ऐसा करता हूँ, नजर आता है। 400% दावे इनके देखे, दावे इजाफे हो चुके हैं। यो तो कहते हैं कि हमारी अब ये नया कानून जिस तरफ जा रहे थे, चेयरमैन सेनेट ने और जो कौमी असम्बली के स्पीकर थे, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बैठ के कहा था जी हमारे जो साथी हैं इनके ऊपर टैक्सी ना लिया जाए, हमारी तनख्वाह पे टैक्सी ना काटा जाए। बहुत शुक्रिया अशरफ मुमताज साहब, महंगी गाड़ी ये दी जाए। हमारे साथ मौजूद थे अशरफ मुमताज साहब, ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब और जहाज शफ़ी साहब। नाज़रीन, ये एक बड़ा स्कैंडल है, आप देखते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद कोई पकड़ दकड़ होती है या इसका चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और मामले के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है नाज़िम हुसैन, एक पेशेंट है और लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और इंतहाई गरीब और एक ऐसी मर्ज़ से लड़ाई कर रहे हैं जो कि अरसा दराज से इनको लगी हुई है, लेकिन ये उससे लड़ाई कर रहे हैं और जमा पूंजी सारी कुछ लगा चुके हैं। इस वक्त हुकूमत वक्त से अपील कर रहे हैं कि इनको जो है वो इनका इलाज मुआवजा करवाया जाए, क्योंकि इनमें अब सख्त नहीं है कि ये मज़ीद जो है वो पैसे लगा सके अपने आप के ऊपर, और ये किस तरह की मर्ज़ है। नाज़िम साहब क्या हाल है आपका, कैसे हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये मुझे बताएं कि क्या मर्ज़ क्या है आपको और आप क्या चाहते हैं? ये मर्ज़ ऑटोम्यून इसका नाम है और इसमें हर इंसान के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जो उसको बीमारियों से महफूज रखती है। तो इस बीमारी में जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपके अगेंस्ट हो जाता है, यानी कि वो ख़ुद से बीमारियां प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। तो अब जिस तरह से मुझे ये मर्ज़ है तो वो मेरा जो भी वीक ऑर्गन देखता है अंदर से, लाइक मेरे फेफड़े जो हैं वो बहुत वीक हो गए हैं, उन पे हिट कर देता है। काफ़ी कमज़ोर है, पहले भी ऐसी थी? नहीं, पहले तो मैं अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार रहा था। ये कब से हुआ? ये 2011-12 की बात है। 11 से, ठीक है बताएं। तो उस वक़्त से ये मुझे शुरू हुआ है। मेरे लंग्स जो हैं बहुत वीक हो गए हैं, मुझे सांस की बीमारी बचपन से थी, लेकिन इस बीमारी की वजह से वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मुझे साल में 3-4 महीने जब अभी स्मोक आएगी तो डॉक्टर्स मुझे कहते हैं कि आप 3 महीने तो आपने कमरे के अंदर बंद रहना है, बाहर नहीं जाना। बाहर नहीं जाना, लेकिन वो मजबूरी है, काम काज करना होता है, फिर मैं जाता हूँ। अब तक कितने पैसे लग गए हैं आपके, कहाँ से इलाज करवा रहे हैं? सर पैसों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। मेरा कारोबार तबाह हो गया, जितने अच्छा खासा मेरा कारोबार था वो इसी बीमारी की वजह से। फिर मेरा अपना घर था एक छोटा सा, वो भी मुझे सेल करना पड़ा, अपने ऊपर पैसे, जाहिर बात है। तो पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है इस वक्त? पाकिस्तान के सर इलाज तो पाकिस्तान से हुआ है, लेकिन उसकी मेडिसिन बहुत ये कॉस्टली हैं। तो गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल में जाता हूँ, वो डॉक्टर सजेस्ट तो कर देते हैं, ठीक है, बल्कि ये डायग्नोज भी मैंने कराची में जाके, एक हॉस्पिटल है SAUT के नाम से, बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है वो गुरुद्वारा, ठीक है, तो वहीं पर जाके ये मेरा डायग्नोज हुआ था। और मुझे साल में 3-4-5 मरतबा जाना पड़ता था कराची, अपने ख़र्चे पे सारे मामलात, फिर रहता भी था वहाँ पे 1-2 महीने, वो अलग से मामलात होते थे। तो डायग्नोज तो उन्होंने कर दिया, लेकिन जो मेडिसिन हैं वो तो मुझे खुद लेनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो पिछले 12-13 साल से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, और जब तक मेरी लाइफ है डॉक्टर कहते हैं कि आपने लेनी है, और स्टेरॉइड्स ले रहा हूँ। स्टेरॉइड्स? जी। इसका कोई परमानेंट इलाज है? सर वो स्टेरॉइड ही है बस, वो कहते हैं कि स्टेरॉइड लेते रहेंगे तो आप। कितनी महंगी है इसकी दवाई? मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं उसमें। अभी हाल ही में अब वो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि ओवरऑल 1 महीने की दवाई सर अभी रिसेंटली मैं ले रहा हूँ वो कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये 1 महीने। अभी डॉक्टर्स ने मुझे बताया है कि आपका जो लबलबा है पेंक्रियास, वो भी काम करना छोड़ गया है। अब वो पेंक्रियास की ना तो कोई सर्जरी है ना कुछ है,
उसकी एक ख़ास किस्म की दवाई है जो तुर्की से इंपोर्ट होके आती है, तुर्की से आती है import पाकिस्तान में नहीं मिलती, वो तुर्की से ही मिलती है, वो इम्पोर्टेड दवाई है। वो मंथली मुझे 30-40 हज़ार रुपये की तो सिर्फ वो लेनी पड़ रही है। वो अगर मैं नहीं महंगी मिलती है? लूँगा, वो नहीं अगर मैं लूँगा तो सर्वाइव नहीं कर सकता। महंगी मैं। मिलती है? महंगी है वो बहुत ज़्यादा। आम स्टोरों से आम स्टोरों पे मिलती भी नहीं है सर। नहीं मिलती। कोई स्टोर वाला है जो कहता है कि हम मंगवा देंगे आपको, तो फिर वो मंगवानी पड़ती है, मजबूरी है। अगर नहीं मंगवाता तो मैं बिल्कुल डेड समझ लें। नाज़िम साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हम दुआ गो आपके लिए। आप क्या चाहते हैं? हुकूमत वक्त से कोई अपील करना चाहते हैं? इसके अलावा किसी से अपील करना चाहते सर हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरी दवाइयों के जो एक्सपेंस हैं वही अगर गवर्नमेंट मुझे प्रोवाइड कर दे, या कोई NGO कोई इदारे होते हैं वो मुझे कोई ऐसा फाइनेंशली सपोर्ट कर दें कि जो मेरी दवाइयाँ हैं कम से कम मेडिसिन वो मुझे हर मंथ मिल जाए करें। बिल्कुल नाज़रीन, मुखय्यर हज़रात भी इनके साथ जो है वो तावन कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। हुकूमत वक्त के अंदर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा मरीज़ों के इलाज मुआवजे के ऊपर बड़ा फोकस कर रही हैं, उनसे भी ये अपील कर रहे हैं। अच्छा, ये बीमारी का पता कैसे लगा था? और हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके ऊपर रिसर्च भी की गई है। जी सर। वो क्या है? सर ये मैं 2012 में जब ये स्टार्ट हुई थी तो मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां थी, यानी कि मुझे जॉइंटस था, जिसे वो पीला यरकान भी कहते हैं। जी ठीक है। और वो इस हद तक चला गया था कि जब मैंने उसके टेस्ट करवाए तो वो लेबॉर्ट्री वाले ही नहीं मान रहे थे, लैब वाले, कि इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे भी किसी को हो सकता है। फिर उसके बाद मेरी आंखें जो हैं वो बिल्कुल बाहर आ चुकी थी इतनी ज़्यादा, और मुख्तलिफ़ 3-4 किस्म की। तो मैं जिस डॉक्टर के पास भी जाता था, वो आंखों वाला डॉक्टर जो थे वो आंखों का इलाज करते थे, जॉइंटस वाला जॉइंटस का कर रहे थे, लेकिन बेसिक पता नहीं चल रहा था। फिर मुझे किसी ने कहा कि जी कराची में कोई लीवर स्पेशलिस्ट हैं जैगम अब्बास साहब, उनके पास जाएं। मैं उधर गया, वो SIUT हॉस्पिटल है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया। और तो उनको जब जाके ये मैंने सारे सिम्टम्स बताए अपने, वो उन दिनों में इसी बीमारी पर रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आपको ये मर्ज़ नहीं है जिसके लिए आप आए हैं, आपको कुछ और ही है। अच्छा, सिर्फ इसका इलाज मुमकिन है या सिर्फ स्टीरॉइड के ऊपर ही? नहीं सर, वो कहते हैं इसका इलाज नहीं है, सिर्फ स्टेरॉइड्स हैं। आप जब तक लेते रहेंगे तो आप चलते रहेंगे, नहीं लेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो डॉक्टर ने बताया कि ये क्या हुआ था, किस वजह से ये आपको? सर ये बस कुदरती तौर पे उन्होंने कहा है कि होता है कई लोगों में किसी एक को। और ये ऑटो इम्यून भी जो है ना, उसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। मुझे जो ऑटो इम्यून है वो पेंक्रियास का है, और वो पहली दफ़ा सन 2012 में मुझे ही डायग्नोस हुआ था, पहली दफ़ा, यानी अपनी नौयत का ये पहला केस है। और उन्होंने ये 2015 में जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जर्नल प्रिंट होता है इस्लामाबाद में, उसमें मेरा केस भी रिपोर्ट हुआ था 2015 में। वो भी ऑन द रिकॉर्ड नेट पे मिल जाता है आसानी से। ठीक, आप कह रहे हैं कि महाना की जो आपकी दवाइयों का बंदोबस्त किया जाए? सर ये बंदोबस्त हो जाए, और मैंने कई दफ़ा अपने कारोबार के लिए ये जो अभी CM साहिबा ने लोन प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं, उसमें भी अप्लाई किया है, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं आता। बिल्कुल जी, आपको मिलना चाहिए। आप तो पहले ही एक मर्ज़ से जो है जंग लड़ रहे हैं, और हम भी अपील करते हैं, बल्कि रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत वक्त से, मुखय्यर ज़राअत से, कि नाज़िम हुसैन साहब जो लाहौर के रहायशी हैं और एक ऐसी मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं कि जो है वो ये बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते ख़र्चा। 35-40 हज़ार की महाना अद्वियात कौन कैसे खा सकता है? इतनी तो शायद इनकी इनकम ही नहीं है, और इंतहाई वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। तो वो अपील कर रहे हैं हुकूमत वक्त से, वज़ीर-ए-आला पंजाब से मरीम नवाज शरीफ साहिबा से, वो नोटिस लेती इस तरह के मामला के ऊपर। और ये भी जो है वो अपील कर रहे हैं कि उनको कोई किसी किस्म का कारोबार हल्का फुल्का शुरू करा दिया जाए, या फिर जो है वो उनकी दवाई का, मेडिसन का, इलाज मुआवजे का बंदोबस्त किया जाए, ताकि ये सेहतमंद हो सके और अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकें। तो नाज़रीन, ये जो है वो ऑटो इम्यून जो एक मर्ज़ है, ये एक मरीज़ हमारे साथ मौजूद है, नाज़िम हुसैन साहब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मुखय्यर ज़राअत से भी इनकी रिक्वेस्ट है, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका ज़रूर सोचा जाए, और इनका जो बेचारे जो है वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, इनका इलाज मुआवजे का हो सके, या फिर जो है वो इनका कोई रोज़गार का हो सके। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया जी, आप आए, और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे, आपके केस को उठाते रहेंगे नाज़िम साहब। आपने मुझे टाइम दिया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती देगा, और आपके कोई ना कोई हल निकल आएगा। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर कल हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।